2010 में एक लास्लो नामी प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइंस देकर 2 पिज़्ज़ास खरीदे। आज एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $1,25,000 है, यानी 3.5 करोड़ रुपए। अगर लास्लो ने वो बिटकॉइन आज भी रखे हुए होते तो इनकी वैल्यू 350 अरब रुपए होती, यानी $1.25 बिलियन। टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, मई 2025 में जो IMF ने पाकिस्तान को लेटेस्ट लोन की ट्रांच दी थी वो इस $1.25 बिलियन से भी कम थी। बिटकॉइन दुनिया की सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी बन गई है और कुछ लोग इसको डिजिटल गोल्ड भी कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर में ये है क्या? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर ब्लॉकचेन सीरीज़। आज हम बात करेंगे कि बिटकॉइन क्या है और ये क्यों बना। एंड बिटकॉइन की बात करने के लिए जो मनी का एवोल्यूशन है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब इंसानों ने आपस में ट्रेड शुरू की तो 10,000 BC से लेकर 3,000 BC तक लोग डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे। वीट के जगह पर दूध एक्सचेंज कर लिया, कपड़ों की एक्सचेंज में टूल्स ले लिए। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम आता था डबल कोइंसिडेंस का। आप अगर दोनों लोगों को एक ही चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मैच नहीं होता था और ट्रेड रुक जाती थी। फिर दौर आया तकरीबन 3,000 BC से 600 BC तक प्रेशस मेटल्स का। इसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज वगैरह के कॉइन्स इस्तेमाल हुए। इन कॉइन्स का फ़ायदा था कि ये स्केर्स थे, ड्यूरेबल थे, सब इस पर ट्रस्ट कर सकते थे। एंड इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए मुख्तलिफ बादशाहों ने अपने गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज के कॉइन्स भी निकाले। मगर एक तो ये हैवी थे, इनको डिवाइड करना मुश्किल होता था एंड इनकी ट्रांसपोर्ट भी अनसेफ थी। एंड ऑफ कोर्स खोटे सिक्कों का और मिलावट का भी इशू था। तो ओवर टाइम ये भी फेज आउट हो गए। तो तकरीबन 1600 के आसपास, तकरीबन 450 साल पहले, गवर्नमेंट्स ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया कि आप अपना गोल्ड हमारे पास जमा करा दें, इसके अगेंस्ट हम आपको एक गवर्नमेंट इशूड नोट दे देंगे। ये नोट के अगेंस्ट जब चाहें आप अपना गोल्ड वापस रिक्लेम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने अपने भी गोल्ड रिजर्व के अगेंस्ट ये नोट्स इशू करने शुरू कर दिए। तो ये नोट्स आसान हो गए, ट्रैवल आसान हो गया इनके साथ, इसका एक्सचेंज आसान हो गया, डबल कोइंसिडेंस का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। लेकिन बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट, ये कई सौ साल तो चला, फिर गवर्नमेंट्स को लगा कि अभी हम पर एक लिमिटेशन लगा रहा है। ये बता रहा है कि हम सिर्फ उतने ही नोट प्रिंट कर सकते हैं जितना हमारे पास गोल्ड है। फिर 1971 में अमेरिका ने एक बॉम्ब ड्रॉप किया। रिचर्ड निक्सन उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उनके डिसीजन से पूरी दुनिया हिल गई। उन्होंने कहा कि अब हम गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर रहे हैं। ये जो पैसा है, मनी इटसेल्फ, इसकी वैल्यू है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो करेंसी हम आपको दे रहे हैं इसमें हुकूमत का ट्रस्ट है और अब पैसा जो है ये ट्रस्ट पर चलेगा। इन US के नोट्स पर लिख दिया गया कि दिस नोट इज़ अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स, पब्लिक एंड प्राइवेट। और एक नया फिएट करेंसी का निज़ाम शुरू हो गया और कहा गया कि गोल्ड के अलावा भी और कंसिडरेशन है। मिसाल के तौर पे एक इकॉनमी का साइज़ होता है, एक इकॉनमी की ग्लोबल ट्रेड की प्रेजेंस होती है, फिर कौन सी की कमोडिटीज़ उस करेंसी में ट्रेड होती हैं। मिसाल के तौर पे गोल्ड जो है वो तकरीबन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से US डॉलर में ही ट्रेड होता है। उस मुल्क के रिजर्व्स कितने हैं, उस मुल्क के एसेट्स कितने हैं। एंड सो इस बेसिस पर हर मुल्क के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो फ्री हैं, वो चाहे जितनी भी करेंसी को प्रिंट करें। एंड लेट द फ्री मार्केट ऑफ द वर्ल्ड डिटरमिन कि किस करेंसी की क्या वैल्यू होनी चाहिए कंपेयर टू अदर करेंसीज। अगर आपके मुल्क की गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी तो आपकी करेंसी की डिमांड भी बढ़ जाएगी।
और अगर आपके मुल्क की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम है तो आपकी करेंसी नीचे आ जाएगी. नाउ दिस वर्क फॉर मैनी कंट्रीज, बट फॉर मैनी कंट्रीज इट डिड नॉट वर्क. वेनेजुएला की, जिम्बाब्वे की, लेबनान की एग्जांपल्स हमारे सामने. यहाँ पर ओवर प्रिंटिंग हुई, पुअर अंडरलाइंग इकोनॉमिक फैक्टर्स थे एंड इनकी करेंसीज जो थी वो क्रैश कर गई और प्रैक्टिकली वर्थलेस हो गई. पर ये सिस्टम चलता रहा और आज भी ये फिएट सिस्टम चल रहा है, जिसमें सेंट्रल बैंक्स एक गवर्निंग अथॉरिटी होते हैं, वो पैसे को इशू करते हैं. इन्हीं सेंट्रल बैंक्स के अंडर लाइसेंस्ड बैंक्स होते हैं, वो पैसे की स्टोरेज और मूवमेंट को इनेबल करते हैं. सो एसेंशियली जो फिएट सिस्टम है ये गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक पर ट्रस्ट की बेसिस पर चलता है. एंड इस फिएट सिस्टम का जो ग्लोबल किंग है वो है यूएस डॉलर. ग्लोबली ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है और दुनिया का 55% इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो यूएस डॉलर में ही सेटल होता है. और मेजॉरिटी ममालिक ने अपने जो रिजर्व्स हैं वो भी यूएस डॉलर में रखे होते हैं. पर 2008 में एक इवेंट हो गया. अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया. बैंक्स जिन पर लोगों का भरोसा था उन्होंने रिस्की इन्वेस्टमेंट्स और बेट्स ली और अवाम का पैसा उड़ा दिया. और लीमन ब्रदर्स जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स जिनको ग्लोबल जायंट्स समझा जाता था खुद कोलैप्स हो गए और उनकी वैल्यू ज़ीरो पर आ गई और उनके पास जो पैसे और इन्वेस्टमेंट्स थी उसकी वैल्यू भी गिर गई. तो यूएस गवर्नमेंट ने मज़ीद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट किए और बिना किसी भी बेसिस के इन बैंक्स को बेल आउट कर दिया, जिससे मज़ीद पैसे प्रिंट होने की वजह से जो एग्जिस्टिंग पैसा है उसकी वैल्यू गिर गई. तो दुनिया भर के लोगों ने, खासकर अमेरिका में लोगों ने सवाल उठाया कि भाई जिस तरह पिछले फाइनेंशियल सिस्टम्स में भी प्रॉब्लम्स सामने आ गए थे, अब ये फिएट सिस्टम्स में भी कई प्रॉब्लम्स सामने आ रहे. एंड स्पेसिफिकली दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं. पहला मसला है क्रिएशन का, कि कब करेंसी प्रिंट होगी, कितनी प्रिंट होगी. ये एक सेंट्रल अथॉरिटी का डिसीजन है जो किसी भी वक्त किसी भी वजह से कभी भी कितना भी पैसा प्रिंट कर सकती है, चाहे इसकी एग्जिस्टिंग मनी पर जितना भी एडवर्स इफेक्ट हो. और दूसरा मसला मूवमेंट का है कि अगर आपने इस पैसे की लेन देन करनी है तो आपको इस सेंट्रल बैंक के अपॉइंटेड और लाइसेंस्ड बैंक्स के थ्रू ही जाना है, इंटरमीडिएट्स के थ्रू. मसलन अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें तो मल्टीपल बैंक्स की लेयर्स के थ्रू आपके पैसे एक पार्टी से दूसरी पार्टी को पहुंचेंगे. अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड किसी पॉस मशीन पे इस्तेमाल करें तो और भी मज़ीद इंटरमीडिएट्स के थ्रू पैसा गुजरेगा. और अगर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करना हो तो फिर और भी ज़्यादा दिन, और भी ज़्यादा मिडलमैन और भी ज़्यादा फीस लगेगी. तो पैसे की वैल्यू के लिए हमें एक थर्ड पार्टी पर रिलाई करना पड़ रहा है और इस पैसे की मूवमेंट के लिए उसी थर्ड पार्टी के इंटरमीडियरी के थ्रू जाना पड़ रहा है. उस वक्त एक ऑब्सक्योर शख्स ने इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक प्रोपोजिशन सामने रखी. पैसे की जो क्रिएशन है वो क्लियरली डिफाइंड रूल्स के तहत होगी, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स में कोडेड होगी, जिस प्रोग्राम्स को सब देख सकेंगे और समझ सकेंगे. एंड बजाय पैसे किसी सेंट्रल अथॉरिटी की विम्स पर क्रिएट होंगे, ये मैथमेटिकल कोड के बेसिस पर क्रिएट होंगे. और सेकेंडली ऑन मूवमेंट उन्होंने कहा कि ये जो नया तरीके का पैसा होगा ये लोग पीयर टू पीयर बेसिस पर एक दूसरे को सेंड और रिसीव कर सकेंगे. हर इंसान के पास एक वॉलेट होगा और वो दुनिया में किसी और के वॉलेट को पैसे डायरेक्टली भेज सकेगा. इस शख्स का नाम था सटोशी नाकामोटो और इसने एक नया कोड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज किया जिसका नाम है ब्लॉकचेन. और इस सिस्टम के ऊपर चलने वाली करेंसी प्रपोज की जिसको कहते हैं बिटकॉइन. ना हमने अपनी पहली एपिसोड में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि ब्लॉकचेन क्या होती है, कैसे चलती है और इसकी मैनेजमेंट के तहत किस तरह नए बिटकॉइंस क्रिएट होते हैं. इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा. पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि 2008 से अब तक क्या लोगों ने इस नए सिस्टम को अडॉप्ट किया है या नहीं. बट बिफोर दैट, बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है. ये 2017 में शुरू हुई थी और आज तक इसके 282 मिलियन यूजर्स बन चुके हैं. बाइनेंस अब तक 20 से ज़्यादा ममालिक में रेगुलेट हो चुकी है, जिनमें ब्राज़ील, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूएई, जापान और कोरिया शामिल हैं. अब यूज़र्स इसके ज़रिए तकरीबन 600 मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं. और बाइनेंस की अपनी एक ऑनलाइन अकेडमी भी है जहां यूजर्स जाकर ब्लॉकचेन, क्रिप्टो या इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सीख सकते हैं. थैंक यू बाइनेंस फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग. 2008 के इस पेपर के बाद बिटकॉइन की माइनिंग 2009 में शुरू हुई. ये बात डिटर्मिन हो गई कि आज तक दुनिया में मैक्सिमम 21 मिलियन बिटकॉइंस मिंट होंगे या माइन होंगे. अब तक 19 मिलियन बिटकॉइंस माइन हो चुके हैं.
नौ इनिशियली तकरीबन दुनिया की तमाम हुकूमतों ने इसको इलीगल करार दिया, लेकिन क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और गवर्नमेंट्स इसको रोक नहीं सकती, ये लोगों ने एक अपना को डिपेंडेंट डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ ट्रस्ट बनाया जिसमें लाखों करोड़ों लोग इसको ट्रस्ट करें, तो ये इसकी अडॉप्शन बढ़ती गई। नाउ इस अरसे में बिटकॉइन के अलावा मज़ीद तरह की क्रिप्टो करेंसीज भी आई। इन सब की प्रॉपर्टीज़ बिटकॉइन के मुकाबले में कुछ फ़र्क हैं एंड इन सब का पर्पस भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ना इन टोटल आज 560 मिलियन लोग, 56 करोड़ लोग दुनिया में हैं ऐसे जिन्होंने किसी ना किसी की क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड किया हुआ है, विच इज़ अबाउट 7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। बट अगर हम पर्टिकुलरली बिटकॉइन की बात करें तो 106 मिलियन लोग यानी 1.29% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ओन्स बिटकॉइन। आज भी 20 ममालिक ने इसकी माइनिंग या ट्रेडिंग को बैन किया हुआ है, जिनमें चाइना भी शामिल है। लेकिन ऑन द अदर एंड अब 70 मुल्क ऐसे हैं जहां इसको रेगुलेट कर दिया गया है, विच मीन्स जो इसकी माइनिंग, ट्रेडिंग और यूसेज है वो परमिसिबल है। इन ममालिक में यूएई, सिंगापुर, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और ब्राज़ील भी शामिल हैं। एंड एल साल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने तो इसको लीगल टेंडर का स्टेटस दे दिया, विच मीन्स कि आप इसको रेगुलर करेंसी के तौर पर, जिस तरह आप किसी एक मुल्क की करेंसी इस्तेमाल करते हैं, उस मुल्क में ये एक बेसिक करेंसी के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ टिपिकली बिटकॉइंस इनिशियली इंडिविजुअल्स ही अडॉप्ट करे थे, लेकिन एज ऑफ 2021 एज मोर एंड मोर लीगलाइजेशन स्टार्टेड टू हैपन, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी बिटकॉइन को ख़रीदना शुरू कर दिया। एंड आज तो बिटकॉइन के भी ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आ गए हैं, जिनमें तकरीबन 180 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। सो रफली अगर आज आप देखें तो 65% जो होल्डिंग है बिटकॉइन की वो रफली इंडिविजुअल्स के पास है, तकरीबन 20% इंस्टीट्यूशंस के पास, एंड गवर्नमेंट्स के पास तकरीबन 2.2% है। बट ये नंबर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ना फिएट सिस्टम की मिराज US डॉलर थी। 2009 से अब तक US की जो टोटल डेट है वो 11 ट्रिलियन से बढ़कर 37.9 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। US डॉलर की करेंसी इन सर्कुलेशन 3 गुना बढ़ गई है और 2009 से अब तक परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पर US डॉलर की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो 50% से गिर गई है। इसी अरसे में बिटकॉइन की वैल्यू ज़ीरो से बढ़कर $125,000 पर बिटकॉइन पर चली गई है, विच इज़ अ राइज ऑफ 12 मिलियन %। नाउ व्हाट डज दिस मीन फॉर द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस? नाउ बिटकॉइन के अलावा जो और मज़ीद करेंसीज आई हैं लाइक इथेरियम, ये क्या रोल प्ले करती हैं? और ये जो प्राइमरीली ब्लॉकचेन्स के सिस्टम्स बने हैं और इसके ऊपर एप्लीकेशंस आई हैं, मिसाल के तौर पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, टोकनाइजेशन, Web3, ये क्या है and how will they shape the future of finance? We will explore all of these topics in this series, so don't forget to subscribe Pakistan and Counting. और जाते हुए एक सवाल, क्या आपने अब तक किसी ना किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है या किसी ब्लॉकचेन बेस या Web3 बेस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज़ किया है या नहीं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।